हाँ, पार्ट 2 हनीमैन की बायोग्राफी। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि अर्लेंजन यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी की डिग्री की है, और फॉर द वर्क अ कंसिडरेशन एंड इटियोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन से। इसके बाद वो क्या कहते हैं, हैम्पस्टेड में जाके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, ठीक है, इन द कंट्री ऑफ मैन्सफील्ड। इसके 9 महीने बाद स्प्रिंग के मौसम में 1781 में ही वेंट टू देसाऊ। देसाऊ जो है लगभग 50 किलोमीटर दूर था, तो वो देसाऊ चले गए हैम्पस्टेड से, और वहां पर उन्होंने उनका इंटरेस्ट जागा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जागने के बाद उन्होंने हेस्लर्स फार्मेसी को ज्वाइन किया। हेस्लर्स फार्मेसी में उनकी जो मुलाकात हुई, एक 18 साल की यंग लेडी से उनकी मुलाकात हुई, जो उनसे 9 साल छोटी थी, और हमारे यंग डॉक्टर हनीमैन जो थे वो 27 साल के थे। तो जो यंग लेडी से उनकी मुलाकात थी उसका नाम था जोहाना लियोपार्डन हेनरीटी कचलर। उससे उनकी मुलाकात हुई और शादी हुई। शादी के बाद ये नया कपल जो है रहने लगा, मैरिड नेबरिंग टाउनशिप ऑफ गोमरॉन में रह के ये न्यूली कपल वहां पे रहने लगा। एट द एंड ऑफ 1783 या कहना चाहिए 1784 की स्टार्टिंग में इनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम था हेनरीटा। ठीक है, इनकी शादी जो हुई वो है 1782 में, और इसके बाद इनकी पहली बेटी का जन्म हुआ लगभग 1 साल बाद। स्टिल ही वॉज डूइंग द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम फ्रेंच, डेनमार्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये लगभग दर्जन भाषा की लैंग्वेज के जानकार थे। ट्रांसलेशन भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे, और अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ भी जीते थे। इसके बाद गोमरॉन में रहते रहते उन्होंने अपने फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क जनरल जो है पब्लिश कराया। ओरिजिनल बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रोफुलस सोर्स वॉज पब्लिश्ड इन 1784। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे पब्लिश कराया जिसका नाम था पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक। इसके बाद इन द मीन टाइम यही सब चलते चलते वो एक चीज से डिससेटिस्फाई थे। उस समय की जो वे ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा था उससे वो अनसेटिस्फाई हुए। मेडिकल नॉलेज उन्हें पसंद नहीं आई उस समय की। ही प्रेजेंटेड, और इसके लिए उन्होंने एक लेटर भी प्रेजेंट किया। ही प्रेजेंटेड अ लेटर, उनकी हॉफलैंड जर्नल में एक लेटर भी पब्लिश हुआ। उसके लेटर को उन्होंने इस तरह से, लेसर राइटिंग अंडर द टाइटल लेटर टू द फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ अ रीजनरेशन इन मेडिसिन, ये उन्होंने लेटर पब्लिश कराया। इसका यही उद्देश्य था कि वो जो उस समय की पैथी थी वो उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, वो उनको ठीक नहीं लग रही थी, वो इसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो करने लगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करते थे, और अपना ब्रेड एंड बटर, अपना घर का जो है पालन पोषण करना और ये सब चीज। फिर इसके बाद इनके हाथ ट्रांसलेशन करते समय डॉक्टर कुलिन्स की एक मटेरिया मेडिका थी जो इनके हाथ लगी, जिसका ये ट्रांसलेशन कर रहे थे फ्रॉम, ये जो इंग्लिश से इसको जर्मन में ये ट्रांसलेट करते समय इन्होंने उसमें पाया कि पेरुवियन बार्क के बारे में लिखा है कि इंटरमीडिएट फीवर को ये ट्रीट करती है, इसका टॉनिक इफेक्ट होता है स्टमक पे और बिटर इन टेस्ट होती है। इस बात से वो सहमत ना होते हुए उन्होंने अपने ऊपर पेरुवियन बार्क का एक्सपेरिमेंट किया, और सुबह शाम 4-4 ड्रम लेके उन्होंने देखा अपने ऊपर, तो पाया कि वो कुछ ऐसे सिम्टम्स से अटैक हुए जो मलेरिया लाइक सिम्टम थे। तब इनके दिमाग में एक सोच जागी, एक नई सोच, सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर। अगर कोई चीज, कोई भी केमिकल या कोई भी पदार्थ, कुछ भी, अगर हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग है उसको ले तो उसमें वो सिम्टम पैदा करने की क्षमता रखता है, तो वही सिम्टम सिक पीपल में वो दवाई देने पर उसको उन सिम्टम्स को खत्म करने की भी क्षमता रखता है। इसको कहते हैं सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर्स, लाइक क्योर्स लाइक। ठीक है, Hahnemann came to the conclusion, and this was about the year of 1976, the birth of homeopathy.
1796 में बर्थ होने के बाद एक नया ऐसे ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ascertaining a curative power of drugs and some examination of the previous principle ये पब्लिश किया गया. It was published in Hoffman General Volume 2 Part 3 and 4. He put forward the new doctrine similia similibus curanter. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें. फिर हम आते हैं 1803 में ऑन द इफेक्ट ऑफ कॉफी पब्लिश हुआ. 1803 के बाद 1805 में पब्लिश हुआ फ्रिगमेंटा डी वेरिबस मेडिका मेंटोरम. इसके बाद जो है 1810 की बात आती है, वही इंपॉर्टेंट बात, जब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ. ठीक है, ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग के नाम पर, और इसके टाइटल में लिखा गया है गैलेट की पोयम. और मैंने पहले भी बताया है कि फर्स्ट एडिशन के टाइटल में सिर्फ गैलेट की पोयम का इस्तेमाल हुआ है. इसके बाद जितने भी एडिशन आए 6वें एडिशन तक, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम था ऑडिसफेयर. ऑडिसफेयर का मतलब होता है डेयर टू बी वाइज. 1810 में फर्स्ट ऑर्गेनॉन के मेडिसिन का जो पब्लिकेशन हुआ, ऑर्गेनॉन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग. इसके बाद 1811 में मैटीरिया मेडिका प्रूविंग, मैटीरिया मेडिका प्योरा जो है वो पब्लिश हुई. इसका नाम प्योरा डॉक्टर हनीमैन ने इसीलिए चुना क्योंकि जो भी ड्रग्स इन्होंने इंडिविजुअल्स पर एक्सपेरिमेंट किए और जो सिम्टम्स निकल कर आए वो इन्होंने ज्यों की त्यों उसमें लिख दिए हैं. और इसके ऑल टुगेदर जो थे 6 वॉल्यूम थे, जो 1811 से लेके 1821 तक के बीच में ये 6 के 6 वॉल्यूम उन्होंने एक एक करके पब्लिश कर दिए. और ये सब जो पब्लिश हुए मैटीरिया मेडिका प्योरा के नाम से ही पब्लिश हुए. इसके बाद आती है बात दूसरा एडिशन. 1819 में जो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का दूसरा एडिशन छपा. फिर 1819 के बाद 1824 में तीसरा एडिशन छपा. तीसरे एडिशन के बाद 1829 में इसका जो है चौथा, और 1833 में जो है 5वां, और छठा एडिशन जो छपा वो 1921 में छपा. और इनकी लाइफ के 78 इयर्स बाद, जब 2 जुलाई को इनकी डेथ हुई थी, उस समय के पहले इन्होंने 6th एडिशन का जो मैन्यूस्क्रिप्ट था वो तैयार कर लिया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया था क्योंकि इनको ब्रोंकियल कैट्रल हो गया था. कैट्रल का मतलब कि कफ, कोल्ड और ब्रोंकाइज की जो कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके चलते इनकी डेथ भी हुई है. ठीक है, प्रिंस स्विट्जनबर्ग ने को इन्होंने ट्रीट किया और उन्होंने काफ़ी फ़ायदा पाया. फिर तो इनके फेम के दिन लगभग शुरू ही हो चुके थे. इसके बाद एक के बाद एक जो है इनको एक बार इनको परमिशन भी मिली है कि ये प्रैक्टिस करें एज एन होम्योपैथ इन कोथेन. ठीक है दोस्तों, आफ्टर 48 इयर्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ, इनकी पहली वाइफ जोहाना लियोपार्डन हेनरिटी कचलर की डेथ हो जाती है, एंड शी वॉज द मदर ऑफ 11 चिल्ड्रन. इसके बाद डॉक्टर हनीमैन जो है काफ़ी अकेले हो गए. इनकी डॉटर्स ने इन्हें बहुत कुछ देख रेख की और संभाला. एक नया साल 1835 में इनकी मुलाकात हुई एक 35 ईयर ओल्ड चार्मिंग फ्रेंच लेडी जिसका नाम था मारिया मिलानी डी हावेली. तो उनसे उनकी मुलाकात हुई. वो एक पोइटिस थी, एक्ट्रेस थी, चार्मिंग थी और आर्टिस्ट थी. तो उससे उनकी मुलाकात होकर उनकी शादी हुई. शी वॉज 35 ईयर्स ओल्ड एंड डॉक्टर हनीमैन जो थे वो हमारे 8 ईयर्स के थे. तो जब हम इनकी सेकंड मैरिज हुई तो फिर ये जाके जो है पेरिस में रहने लगे. और वो दिन इनकी ज़िंदगी के जो थे बहुत ही कंप्लीट डेज, जो कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल किया, लड़ाई की, डेली रूटीन, डेली की जो नीड्स के लिए जो इन्होंने कहना चाहिए मेहनत, मशक्क़त और गरीबी में काटे थे. अब इनके जो दिन आए हैं जो इन्होंने पेरिस में जिए वो थे बहुत ही ज़्यादा फेमस पोजीशन, लीडरशिप और कंफर्ट. कहना चाहिए कि एक आदमी को जो कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए वो जाके इन्हें इतनी उम्र में मिला. और इनकी डेथ हुई
6th एडिशन का मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार था। 2 जुलाई 1843 सुबह 5 बजे उसी ब्रोंकियल कैटरल के चलते उनकी डेथ हुई। फिर इनकी वाइफ ने पुलिस से उस समय परमिशन ली और 9 डेज तक इनकी बॉडी को घर में रखा अपने पास। इसके बाद इनको एक ग्रेव में दफनाया गया जो ऑलरेडी जिसमें 2 लोगों को पहले दफनाया जा चुका था। ठीक है, इसके बाद 55 साल बाद इनको फिर से एक्सह्यूमुलेट किया गया, यानी उस कब्र से निकाल के इनको ले जाया गया और इनका रीबरियल हुआ पेरीलिखैसी में। पेरीलिखैसी के नाम की एक जगह थी, वहां पर रीबरियल हुआ 24 मई 1898 के दिन, और 35 लोग वहां पर प्रेजेंट थे उनके रीबरियल में। उनके जो ग्रैंड सन थे डॉक्टर सुस हनीमैन जो थे, वो दोनों वरियल के एक इकलौते विटनेस हैं। उनकी कब्र पर एक शब्द लिखा गया, नॉन इनूटियलिस विक्सी, जिसका मतलब था नॉट लिव इन वेन, यानी कि व्यर्थ में जीवन नहीं गया है। उनका जीवन जो था बहुत ही काम का था, बहुत ही वैल्यूएबल था इस ह्यूमन प्रजाति के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी हनीमैन की पूरी बायोग्राफी, और इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा।